हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम लोअर पीसीएस के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव में जो भी क्लासेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपकी कोर्स के अंदर आ चुकी हैं, उन्हीं क्लासेज पर बेस्ड एमसीक्यूज टाइप की क्लासेज आएंगी। इन क्लासेज में क्या होगा कि एमसीक्यूज की जो क्वालिटी होगी अभी आज की क्लास से समझ में आ जाएगा। केवल 30 एमसीक्यूज ये आपके कम से कम नहीं तो 100 प्लस क्वेश्चंस के बराबर होंगे, प्लस इनका जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे तो समझ बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। जो चीज़ थ्योरी बेस्ड आपने पढ़ लिया है उसी को एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चन उस पर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस थ्योरी का उपयोग कैसे करना है, प्लस वो बेटर तरीके से याद भी हो जाएगी। और जो सॉल्यूशन आप सभी इसके पढ़ोगे तो कुछ नया अगर मिल रहा है तो वहाँ पर ऐड ऑन कर लेना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें कि आपकी क्लासेज किस किस तरीके से कोई टॉपिक समाप्त हो रहा है, खास तौर से जो नया है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होगी, इन्वायरमेंट की बात होगी, यूपी स्पेशल की बात होगी, कंप्यूटर और करंट की बात होगी। तो इसमें क्या क्या होने जा रहा है, सबसे पहले तो एक आपका डेली डिस्कशन चल रहा है 8 से 9 पीएम का टेलीग्राम ग्रुप में। उसमें सभी एक दूसरे को क्वेश्चन जो डाल रहे हैं उससे बहुत सारी चीज़ें नई आ जाती, प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा, हम जो वेबसाइट बेस्ड क्विज हैं वो भी टाइम टू टाइम पर हर टॉपिक पर करा देंगे। आगे चल के जो क्विज की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी जैसे ही आपके टॉपिक समाप्त होते जाएंगे, ठीक है। तीसरा, जो आपके कठिन टॉपिक हैं या कठिन सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस एंड टेक वगैरह, इस पर एमसीक्यूज बेस्ड क्लासेज भी आ रही हैं आपकी, है ना। और फाइनली जब आपका कोई सब्जेक्ट खत्म होगा तो वो सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट होगा। तो आपको पढ़ने के कई सारे बहाने हैं, बस जो भी प्रोग्राम है उसी के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लें और उस सब्जेक्ट को पढ़ते रहें। बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट और इतने इन डेप्थ समाप्त हो जाएंगे, वो तो आज की इस एमसीक्यूज बेस्ड क्लास में भी समझ में आ जाएगा। और जो क्लासेज आपने पढ़ी आप लोग देखोगे कि वहाँ सब कुछ था, जो भी यहाँ पर आज पूछा जा रहा है ना, वो सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये क्लासेज जो हैं वो आपकी 1 या 2 दिन के अंतराल पर आएंगे, ठीक है। जैसे ही टाइम मिलता रहेगा बीच बीच में ये क्लासेज आती रहेंगी, क्योंकि मेन जो फोकस है वो है जो आपके रेगुलर क्लासेज पर, ठीक है। दूसरी चीज की एक क्लासेज की जो अधिकांश क्लासेज हैं वो यूट्यूब पर आ जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह निर्माण कार्यक्रम के संदर्भ में यूआर राव केंद्र जो है, इसका प्राथमिक कार्य क्या है। तो देख लीजिए ऑप्शन, आप सभी देख लीजिए। आप लोगों को क्या करना है कि कमेंट में पहले आप अपना जवाब दे दो। थोड़ा मैं 10 से 20 सेकंड का समय दिया करूंगा, फिर उसके बारे में समझाऊंगा। तो युवा राव के बारे में मैंने बताया था कि इसरो के 2 केंद्र हैं। एक सतीश धवन, 3 केंद्र ले लो। एक सतीश धवन स्पेस सेंटर, एसडीएससी, सतीश धवन के नाम पर है। एक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और एक आप ले लो ये वाला यूआर राव केंद्र। 3 मेन केंद्र हैं। तीनों केंद्र के जो कार्य है ना, तो ये ढांचा पूरी रीढ़ है जो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो है कहां पर, वीएसएससी, जिसका नाम है तिरुअनंतपुरम में, ठीक। अब चूंकि इस पर क्वेश्चन आगे आने वाला है तो इसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उस क्वेश्चन में करूंगा। दूसरा है आपका एसडीएससी, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहां पर है आपका, श्री हरिकोटा में। और श्री हरिकोटा के बारे में सभी जान रहे हैं, यहाँ से जितने भी प्रक्षेपण होते हैं सब यहीं से होते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वो है यूआर राव केंद्र। इसका पहले नाम था इसरो स्पेस सेंटर, इसरो सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। आईसैक इसका नाम था। अब मैंने आप सभी को बताया था कि विक्रम साराभाई को तो जनक बोला जाता है। ये रेगुलर क्लासेज में आप सभी पढ़ चुके हो, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। विक्रम साराभाई को क्या जनक बोला जाता है। विक्रम साराभाई के बाद जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे वो थे यूआर राव। विदेश से सीख के आए थे सारे सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी, कैसे सैटेलाइट बनाते हैं। जितने भी इनिशियल सैटेलाइट बने हैं इनका बहुत बड़ा हाथ था, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, यूआर राव केंद्र। इसका काम क्या है, इसरो के सभी उपग्रहों का डिजाइन करना, विकास करना और निर्माण करना, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब थोड़ा सा और बताए दे रहा हूं।
कि आज के जो क्वेश्चन है वो किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, पहले ये समझ लो। इसरो के जितने भी केंद्र हैं, उनके कार्य, उनके बारे में अन्य कुछ विशेषता, उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम, ये सब आज की क्लास में आ जाएंगे। दूसरा आ जाएगा इसरो के जितने भी रॉकेट हैं, या जिसे बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल, वो सारे आ जाएंगे। वो हम SLV-3 से शुरू करेंगे। SLV हो गया, ASLV हो गया, इसके बाद आपका PSLV हो गया, GSLV हो गया, और इसके बाद फाइनली SSLV या न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये सब आज कवर हो जाएंगे। इसके बाद जितनी भी कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में किस टाइप के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर हैं, उनकी विशेषता, प्रत्येक सैटेलाइट का काम, ये सब आज के ही 30 MCQs में कवर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से पढ़ना। अब जान लेते हैं UR राव केंद्र के बारे में। UR राव केंद्र, जिसे पहले इसरो उपग्रह केंद्र कहा जाता था, बेंगलुरु में ही स्थित है। भारत के जितने भी प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, उनका डिजाइन बनाना, रिसर्च करना, है ना, डेवलपमेंट करना, वो सब काम यहीं पर होता है। तो डिजाइन, विकास, असेंबली और परीक्षण, इसके लिए नोडल एजेंसी है। किसी भी टाइप के सैटेलाइट हो, चाहे वो संचार सैटेलाइट हो, नेविगेशन हो, रिमोट सेंसिंग हो, या वैज्ञानिक उपग्रह हो, सब यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद प्रक्षेपण यानों के विकास का इंजन, जो प्रक्षेपण यान के जो इंजन है, इनका विकास कहाँ होता है? 2 सेंटर है इसके लिए। LPSC सेंटर है, जिसे बोलते हैं द्रव नोदन प्रणाली केंद्र। यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में। दूसरा केंद्र है IPRC सेंटर, ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। दोनों क्या करते हैं? दोनों इंजनों के लिए जो प्रोपल्सन सिस्टम है, इसका विकास करते हैं। अब ये द्रव प्रोपल्सन सिस्टम का यहाँ विकास होता है। द्रव में क्या आ जाता है? तरल ईंधन आ जाता है और क्रायोजेनिक ईंधन आ जाता है। जो IPRC महेंद्रगिरी वाला है, वो क्या करता है? विकास इंजन का विकास, एक विकास इंजन नाम ही दिया गया इंजन उसको, और क्रायोजेनिक इंजन का जमीनी परीक्षण वहां पर होता है। ठीक है, तो ये बाकी अगला ऑप्शन क्या था इसी में ही, कि जो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है ना, गगनयान, इस मिशन के लिए एक अलग से केंद्र बनाया गया है, जिसे बोला गया है HSFC, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। ये भी बेंगलुरु में ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो उसी से आ गया, कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की भूमिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? यह इसरो के प्रक्षेपण यानों के डिजाइन और विकास के लिए प्रमुख केंद्र है। दूसरा है, यह भूस्थैतिक कक्षाओं में स्थापित उपग्रहों की ट्रैकिंग का कार्य करता है। इनमें से बताना है कौन कौन से सही हैं, केवल एक, दो, एक और दो, या कोई नहीं। तो इनमें से आप लोग बताइए क्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कि इसका जो मेन काम है वो है इसरो के प्रक्षेपण यानों के डिजाइन और विकास के लिए प्रमुख केंद्र है। जो उपग्रहों की ट्रैकिंग करता है ना, वो उसके लिए अलग बनी हुई है टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर, जो बेंगलुरु में है, वो अलग है। तो प्रक्षेपण यान, अब मैंने बताया ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सैटेलाइट, इसको बनाना। सैटेलाइट कौन बना रहा है? UR राव केंद्र, बेंगलुरु में है। दूसरा होता है सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए क्या चाहिए? रॉकेट चाहिए। रॉकेट होगा तभी तो उसको सैटेलाइट को भेज पाओगे। तो जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है VSSC, वो काम ये करता है। VSSC जितने भी आपके रॉकेट बने हैं, चाहे वो SLV-3 से लेकर के अभी LVM-3 तक, उन सभी का निर्माण किसने किया है? VSSC में। और ये कहाँ पर है? तिरुअनंतपुरम में स्थित है। तो केवल एक सही हो जाएगा। और टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर के लिए ये भी बेंगलुरु में स्थित है। टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर, ठीक है, ये बेंगलुरु में स्थित है। और VSSC कहाँ स्थित है? आपका तिरुवनंतपुरम में, जिसका मेन काम क्या है? सभी रॉकेट इंजनों को बनाना। आगे चलते हैं, तो केवल एक सही हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह रॉकेट प्रौद्योगिकी जैसे SLV-3, ASLV, इन सब के बारे में पढ़ाया जा चुका है बहुत डिटेल में, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। इनका क्या है? विकास करने का काम ये करता है। फिर उपग्रहों की जो ट्रैकिंग होती है, इनका नियंत्रण, वो कहाँ होता है? मुख्य नियंत्रण सुविधा। MCF अलग जगह है, ये भी आप पढ़ चुके हो। MCF कहाँ पर है? हासन में और
भोपाल में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। इसके अलावा कहाँ होता है? इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर, ये बंगलुरु में है, यहाँ पर भी काम होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के अंतरिक्ष मिशनों के प्रक्षेपण के लिए मुख्य रूप से किस केंद्र का उपयोग किया जाता है, जिसे इसरो का स्पेस पोर्ट कहा जाता है? तो दो केंद्र आप लोग जान चुके हो, एक सैटेलाइट बनाना, दूसरा जो इंजन है उसको बनाना, रॉकेट को बनाना। तीसरा केंद्र है, अब रॉकेट में केवल इंजन नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं, बूस्टर्स होते हैं, ईंधन होते हैं, ठीक है। तो जो रॉकेट बनाने का काम होता है वो कहाँ होता है? वीएसएससी में, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अब जब सब कुछ बन गया तो उस रॉकेट को असेंबल करके लगाना, उसमें सैटेलाइट पेलोड वगैरह लगाना, उसे लॉन्च करना, वो काम ये पूछ रहा है कहाँ पर होता है? तो वो होता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, SDSC श्रीहरिकोटा, ठीक है, यहां पर। तो तीनों केंद्र, तीनों प्रमुख व्यक्ति हैं, UR राव, इसका विक्रम साराभाई VSSC स्पेस सेंटर, और तीसरे सबसे बड़े व्यक्ति वो कौन से हैं? सतीश धवन। और तीनों के नाम पर तीन बड़े बड़े केंद्र हैं। इनके बारे में और जानते हैं। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह इसरो का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है, जितने भी लॉन्चिंग होती है वो यहीं से होती है, चाहे वो PSLV की हो, GSLV की हो और LVM-3 की हो। यह केंद्र ठोस प्रणोदक के निर्माण और प्रक्षेपण यानों के एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। वही जो रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं यहीं पर एकीकृत होते हैं। LPSC जो है आपका लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम, वो मैंने बताया था, ये क्या है? प्रणोदन प्रणाली का विकास करता है। और IPRC महेंद्रगिरी वाला इसका परीक्षण करता है। NRSC का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये क्या करता है? डेटा का परीक्षण करता है और उसे लोगों की जानकारी के लिए प्रदान करता है। आगे चलते हैं। हाँ, जो भी पर्सन टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो GS रेवोल्यूशन सर्च करेगा तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर GS रेवोल्यूशन सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पर सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के तकनीकी कार्यों में निम्न में से क्या शामिल है? बताइए। तो देखिए, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC कहाँ पर है? अहमदाबाद में, ठीक है। मुख्य काम ये क्या करता है? उपग्रह आधारित संचार, नेविगेशन, सुदूर संवेदन के लिए पेलोड विकसित करता है। इन पेलोड्स का ये निर्माण करता है, ठीक है। और इन पेलोड्स का किस लिए उपयोग होता है? टीवी प्रसारण के लिए होता है, मौसम के लिए होता है, रिमोट सेंसिंग के लिए होता है। तो बी सही हो जाएगा। अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष उपयोग केंद्र उपग्रहों के भीतर लगाए जाने वाले विशिष्ट उपकरणों का डिजाइन और विकास करता है। यह केंद्र यह सुनिश्चित करता है कि उपग्रह अपने उद्देश्य जैसे टीवी प्रसारण, मौसम की भविष्यवाणी या रिमोट सेंसिंग को पूरा कर सकें। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक अलग से स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का निर्माण किया गया है, ठीक है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट परिषद प्लस इसरो ने मिलकर किया है। आगे चलते हैं। इसरो के प्रणोदन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रणोदन प्रणाली वो होती है कि किस टाइप के ईंधन का दहन होगा, बूस्टर्स में किस प्रकार के ईंधन का दहन होगा, कौन कौन से चरण होंगे इंजन के, ये सब काम होता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन से युग्म सही हैं। द्रव नोदन प्रणाली LPSC, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, तरल और क्रायोजेनिक इंजन का डिजाइन और विकास होता है यहाँ पर। दूसरा बोल रहा है इसरो नोदन परिसर, प्रणोदन प्रणालियों की असेंबली, एकीकरण और उच्च ऊंचाई वाला परीक्षण, इनमें से कौन कौन से सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, ठीक है। जो LPSC है वो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में, या इसे तिरुवनंतपुरम भी लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा इसी LPSC का एक सेंटर बंगलुरु में भी है। बाकी जो आपका IPRC है वो है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में।
जो एलपीएससी है मुख्य रूप से इसका काम क्या है, तरल और क्रायोजेनिक प्रणालियों के अनुसंधान और डिजाइन को करना। अनुसंधान किया, नए उसका विकास किया, डिजाइन बना देना। फिर इसका परीक्षण कहाँ होता है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। तो दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के पश्चात इसकी स्थिति की निगरानी और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भेजने के लिए कौन सा केंद्र उत्तरदायी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा जब मोदी जी वगैरह जाते हैं इसरो के केंद्र पर, तो वहाँ पर सब अपना कंप्यूटर ओपन करके बैठे होते हैं, कमांड दे रहे होते हैं, तो वही है इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर है। ठीक है, यही क्या करता है, कक्षा चेंज करना है, बूस्ट करना है, कुछ भी करना है, वो सारा काम यहाँ से होता है और कुछ काम एमसीएफ से भी होता है। उसके बारे में अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसरो दूरमिति अनुवर्तन और आदेश संचार जाल, इसका आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया है। ये क्या करता है कि जो भी पृथ्वी के उपग्रह हैं यानी कि सैटेलाइट हैं, चाहे वो लो अर्थ ऑर्बिट में हो चाहे गहरे अंतरिक्ष मिशन हो, सबको ये कमांड प्रदान करता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रहों और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए दूरमिति ट्रैकिंग और कमांडिंग सहायता देता है। उपग्रहों के स्वास्थ्य की निगरानी करता है और दुनिया भर में इसके बहुत सारे स्टेशन फैले हुए हैं। आगे उस पर चलते हैं। मुख्य नियंत्रण सुविधा की बात हो रही है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इसके 2 सेंटर हैं पूरे देश में, उस पर बात करेंगे। इसकी स्थापना मुख्य रूप से किन उपग्रहों के कक्षा उत्थान और इन ऑर्बिट संचालन के लिए की गई? ठीक है, कक्षा का उत्थान करना, कक्षा बदलना, ऊंची कक्षा में ले जाना। तो क्या लगता है आप लोगों को पढ़ाया गया है क्या कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट है क्या उनकी कक्षा चेंज होती है ना? तो ये पूछ रहा है पहला। अगले ऑप्शन देख लो, केवल सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों के लिए, सूर्य तुल्यकालिक जो भी उपग्रह होते हैं वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, ध्रुवीय कक्षा में, तो क्या इनकी कक्षा चेंज होती है? फिर बोल रहा है कि भूस्थैतिक कक्षा या भू तुल्यकालिक संचार और मौसम उपग्रहों के लिए, और अगला बोल रहा है पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करने वाले साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग जो रॉकेट होते हैं वो तो समझ ही गए, उनका काम क्या होता है, जाते हैं और गिर जाते हैं, है ना? तो इसका मेन काम क्या है, कक्षा कहाँ चेंज होती है, जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है, जीटीओ होती है, वहां से कक्षा चेंज होती है। तो इसका सी सही हो जाएगा। मुख्य नियंत्रण सुविधा मैंने बता दिया, एक कर्नाटक के हासन में है, दूसरा एमपी के भोपाल में। कोई भी सैटेलाइट, अब इसमें जो आपकी जीएसओ, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है आपकी, या जियो स्टैटिस्टिकल ऑर्बिट, इन ऑर्बिट में किस टाइप के सैटेलाइट रहते हैं ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, बस केवल बताए दे रहा हूँ। जो इनसेट श्रेणी के हैं वो रहते हैं, जो आपके जीसेट श्रेणी के संचार उपग्रह हैं वो रहते हैं, इनसेट वाले भी संचार ही थे, ये भी संचार हैं, और जो आपके नेविगेशनल उपग्रह हैं नाविक के, IRNSS वाले, ये भी रहते हैं। तो इन्हीं की ही कक्षा चेंज करने का काम कहाँ होता है, एमसीएफ में। तो मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ है, हासन कर्नाटक में और भोपाल मध्य प्रदेश में। बाकी ये सब काम बता दिया गया। अगले उस पर चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत के सुदूर संवेदन इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसका मुख्य कार्य क्या है? सुदूर संवेदन उपग्रहों से डेटा का अधिग्रहण करना, मतलब डेटा प्राप्त करना, फिर उसको प्रसंस्करण करना और फिर उससे काम की जानकारी निकालना और अन्य लोगों को वो जानकारी देना। सपोज करो मौसम का चल रहा है, चक्रवात वगैरह की घोषणा यहीं से होती है अधिकांशतः, कि जो चक्रवात आने वाला है पूरा डेटा सैटेलाइट से लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि समुद्र की सतह का तापमान इतना हो गया, जो वायु है उसमें आर्द्रता की मात्रा इतनी हो गई और चक्रवात की परिस्थितियां बन गई। तो ये जानकारी आम लोगों तक भी पहुंचाई जाती है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा काम है। और कहाँ स्थित है ये? हैदराबाद में। हैदराबाद स्थित एनआरएससी पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रहों से सीधा, जिसे बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, ईओएस, सीधा डेटा प्राप्त करता है। यह इन कच्ची तस्वीरों को संसाधित करता है, कृषि, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन के लिए भूस्थानिक जानकारी देता है और निजी उपयोगकर्ताओं को भी जानकारी देता है।
वाणिज्यिक अनुबंध जो होते हैं वो इसके या तो एंट्रिक्स विदेशी अनुबंध करने हैं तो एंट्रिक्स करती है, और NSIL क्या करती है, देश के जो निजी उपयोगकर्ता हैं उनसे अनुबंध किए जाते हैं। आगे उस पर चलते हैं। प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के सटीक नेविगेशन और मार्गदर्शन के लिए आवश्यक जड़त्वीय सेंसर का विकास इसरो की किस इकाई द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी इकाई करती है? उसकी इकाई के अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो उसके नाम में ही है। उसका नाम क्या है? इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट, IISU। वो ये काम करती है। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसका मुख्य कार्य क्या है? उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए उच्च परिशुद्धता वाले जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, इसका जड़त्वीय नेविगेशन प्रणालियों का अनुसंधान और विकास करना, जो उड़ान के दौरान यान की जो दिशा है या गति इसको नियंत्रित करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत प्रकाशीय प्रणाली प्रयोगशाला, जिसका इंग्लिश में नाम क्या है? लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम, LEOS, की तकनीकी डोमेन में निम्न में से किस उपकरण का निर्माण शामिल है? तो LEOS जो है वो आपकी कहाँ स्थित है? बंगलुरु में। किस प्रकार के उपकरणों का निर्माण करती है? तो ये उच्च रेजोल्यूशन वाले कैमरे, क्योंकि इसमें ऑप्टिक्स आ गया ना। ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल चीज़ों का उपयोग कहाँ होता है? कैमरे में। स्टार सेंसर और अर्थ सेंसर, इन सब का यहाँ पर निर्माण होता है। देख लेते हैं। LEOS बंगलुरु में स्थित है। इसरो के उपग्रहों के लिए दिशा यानी दृष्टि प्रदान करती है। और दृष्टि के लिए क्या चाहिए? कैमरे वगैरह चाहिए। यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए कैमरे, मौसम उपग्रहों के लिए सेंसर और उपग्रहों को अंतरिक्ष में अपनी दिशा निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्टार सेंसर और अर्थ सेंसर विकसित करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी और भू सूचना विज्ञान के क्षेत्र में पेशेवरों को प्रशिक्षित करने और शिक्षा प्रदान करने वाला प्रमुख संस्थान कौन सा है? देखो इसके नाम में ही आ गया। क्या बोल रहा है? किस क्षेत्र में? सुदूर संवेदन के क्षेत्र में। नाम क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर। कहाँ है? हैदराबाद में। तो मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो तो पहला सेंटर का नाम और वो कहाँ पर स्थित है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य काम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? NRSC, देहरादून स्थित। अच्छा ठीक है, इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना। दो चीज़ों की, NRSC की बात नहीं हो रही। NRSC के जो रिमोट सेंसिंग के सेंटर हैं दो हैं। एक है NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, और दूसरा IRSC, भारतीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। जो शिक्षा का काम होता है वो देहरादून में होता है। ठीक है, इससे संबंधित जो शिक्षा दी जाती है, इन्होंने यही बोला है कि जो शिक्षा क्षेत्र के पेशेवर हैं इन्हें प्रशिक्षित करना और शिक्षा देना। तो वो काम कौन करता है? ये सही होगा इसका। NRSC क्या होता है? डेटा को प्राप्त करता है, उनको विश्लेषण करता है और फिर उससे जो जानकारी निकलती है उसको आगे प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के सुचारू संचालन, अंतरिक्ष यात्रियों के चयन, उसके प्रशिक्षण और क्रू मॉडल रिकवरी के समन्वय की जिम्मेदारी किस केंद्र को सौंपी गई है? तो इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि इसके लिए एक अलग से सेंटर बनाया गया जिसका नाम क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, HSFC। इसको ये सारे काम सौंपे गए हैं और ये भी बंगलुरु में ही स्थित है। तो क्या हो जाएगा? C। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसरो का नया केंद्र है, विशेष रूप से गगनयान मिशन के लिए बनाया गया। इसमें क्या होगा? जो भी जीवन रक्षक प्रणालियां हैं इनका परीक्षण होगा, अंतरिक्ष यात्रियों प्रशिक्षण। हालांकि प्रशिक्षण इनको रूस में भी दिया गया, और जो शुभांशु शुक्ला हैं उन्हें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है, इसीलिए कि उन्हें सारी जानकारी हो सके। आगे चलते हैं। वायुमंडलीय विज्ञान में मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तिरुपति के पास स्थापित राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, NARL, मुख्य रूप से किन उपकरणों का उपयोग करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज की क्लास में आपकी जो चीज़ें बताई वो आ जाएंगी, अगली क्लास में आपके इसरो के जितने भी मिशन हैं वो सब आ जाएंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें दुनिया भर की अन्य एजेंसियों के मिशन आ जाएंगे। तो 3 क्लासेज में MCQs बेस्ड क्लास जो आएंगी, आपका पूरा स्पेस सेक्टर खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ा सेक्टर यही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा?
इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उन्नत रडार का विकास करना और लिडार और मौसम गुब्बारों का। ये काम कहाँ होता है? राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, NARL। आगे चलते हैं। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के पालने के रूप में विख्यात वह संस्थान कौन सा है जो खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और सौर प्रणाली के रहस्यों के अध्ययन में अग्रणी है? जब इसरो वगैरह की स्थापना भी नहीं हुई थी, पूरा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड होता है? फिजिक्स पर। ठीक है, सब में फिजिक्स के नियम लगने ही लगने हैं। तो इसको पालना मतलब जितने भी साइंटिस्ट निकले हैं, जितने भी मैन रिसर्च हुए हैं, वो यहीं पर हुए हैं। इसका नाम क्या है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ये भी कहाँ पर है? अहमदाबाद में। तो क्या हो जाएगा? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल भौतिकी, गृह अन्वेषण और मौलिक अनुसंधान, इन सब में क्या करता है? मौलिक अनुसंधान करता है, और जो यहाँ से नियम निकलते हैं, जो भी ज्ञान निकलता है, उसका उपयोग किया जाता है। चंद्रयान और आदित्य L1 मिशनों के लिए कई वैज्ञानिक उपकरणों का विकास यहीं पर हुआ है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए मेघालय के उमियम में स्थापित उत्तर पूर्व अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। तो एक तो पहली बात, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, मैंने बताया था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वैसे तो अहमदाबाद में स्थित है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में स्थित है, दो मेन केंद्र हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं आपके, 8 राज्य प्लस सिक्किम, 9 राज्यों के लिए अलग से एक केंद्र बनाया गया जिसका नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। कहाँ स्थित है? मेघालय के उमियम में। अब ये पूछ रहा है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बताना है आप सभी को। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी राज्यों की विशिष्ट विकासात्मक चुनौतियों जैसे बाढ़ प्रबंधन, वानिकी, है ना, इनके समाधान के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के वाणिज्यीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना। अब देखो एक ही क्वेश्चन से ना तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अंतरिक्ष क्या है, NSIL क्या है और इन स्पेस क्या है, इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो वाणिज्यीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के संदर्भ में इन संस्थाओं पर विचार करना है। इनमें से किस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर सरकारी निजी संस्थाओं की गतिविधियों को बढ़ावा देना, अधिकृत करना और उनके लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना है? किसका उद्देश्य ये पूछ रहा है कि केवल एक का, दो का, या एक, दो, तीन का? तो इस पर अगर बात करें तो इन स्पेस का ये उद्देश्य है और इसीलिए इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, एंट्रिक्स जो है पुरानी शाखा है जो कि क्या करता है? विदेशी कंपनियों से या उपग्रह को जो लॉन्च करना है, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें संभालती है। NSIL क्या है? देसी जो निजी उद्योगपति हैं उनको देखती है कि इसके माध्यम से रॉकेट वगैरह का निर्माण कराएं, निजी जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से। और जो इन स्पेस है उसका काम क्या होता है कि निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल कराना, उनके लिए एक स्वतंत्र नियामक एजेंसी के रूप में कार्य करना। तो जो ये पूछा जा रहा है वो उद्देश्य को कौन पूरा करती है? इन स्पेस। तो केवल 3 सही हो जाएगा। एंट्रिक्स इसरो की पुरानी वाणिज्यिक शाखा है जो क्या करती है? विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण अनुबंधों को संभालती है। NSIL नई वाणिज्यिक शाखा है जो उद्योग के माध्यम से रॉकेट का निर्माण कराती है। और इन स्पेस का काम क्या है? नियामक एजेंसी है, निजी कंपनियों, अंतरिक्ष गतिविधियों और स्टार्टअप को एक साथ लेके आती है। फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना के पीछे भारत सरकार का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या था? तो क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय उद्योगों की क्षमता को बढ़ाना ताकि वे अंतरिक्ष प्रणालियों, रॉकेट के उत्पादन में सक्रिय रूप से भाग ले सके और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण हो सके। इसके बारे में मैं बताता हूँ। अभी हाल ही में आज की ही एक रिपोर्ट आई है कि चीन के अंतरिक्ष में 1000 के लगभग सैटेलाइट हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में पिछले 6 महीने में 6 सैटेलाइट अपने चीन से लॉन्च कराए हैं और भारत के पिछले 6 महीने में 3 सैटेलाइट लॉन्च विफल हुए हैं। भारत पिछड़ रहा है।
भारत के 50 से 52 सैटेलाइट ही हैं जो वर्क कर रहे हैं अंतरिक्ष में। तो कितना पीछे। चीन के पास ऐसे ऐसे सैटेलाइट हैं कि एक एक छोटे छोटे क्षेत्र की हमारी मैपिंग कर सकता है वो प्रतिदिन के आधार पर कई बार। इसलिए उसने पाकिस्तान को बहुत सटीक जानकारी दी थी, वही दुनिया में ये जानकारी दे रहा है। अमेरिका पर जो सटीक हमले ईरान कर रहा है वो कौन, चीन दे रहा है। तो ये पूरी रिपोर्ट आई थी कि भारत में जो क्षमता है, चीन प्रति वर्ष 4000 सैटेलाइट का निर्माण कर सकता है। वहाँ के जो प्राइवेट कंपनी है इतनी क्षमता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी सैटेलाइट का निर्माण करते हैं। इसी आवश्यकता को देखते हुए ही भारत ने इन स्पेस का निर्माण किया है कि इससे क्या होगा, इन स्पेस प्लस NSIL ये मिलके एक ऐसा पारितंत्र बनाएंगे जिससे कि जो निजी कंपनियां हैं वो भी रॉकेट का निर्माण करेंगे, भारत की क्षमता बढ़ेगी। नहीं तो भारत बहुत पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये है NSIL की स्थापना का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को अनुसंधान संचालित से उद्योग संचालित मॉडल में बदलना है। इसरो द्वारा विकसित परिपक्व प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करता है, मतलब निजी कंपनियों को सौंपता है, उसके बदले में पैसा भी मिलता है। भारतीय उद्योगों का जो संघ है इसके माध्यम से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV और SSLV का पूर्ण उत्पादन इसमें शामिल है। इसरो केवल GSLV का पूर्ण और आगे चल के NGLV इन सब का निर्माण करेगा। बाकी PSLV और SSLV निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा आगे चल के। आगे चलते हैं। निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट की भौतिक विशेषताओं और अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जितने भी स्टूडेंट बैच में होंगे जिन्होंने क्लास कर ली होंगी उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे होंगे, है ना। तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये पूछ रहा है कि इसकी भौतिक विशेषताओं और उसके प्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों के बारे में बताना है। बताइए इसका क्या होगा आंसर। इनमें से कितने सही है ये पूछ रहा है। तो कौन कौन से सही हैं। कथन 1, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित उपग्रह पृथ्वी की सतह के बहुत करीब होते हैं जिससे संचार विलंब बहुत कम होता है। बिल्कुल सही है। 200 से 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट होती है, पास में होते हैं, तो जो सिग्नल आता है वो बहुत कम समय में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हबल स्पेस टेलीस्कोप, दोनों की बात हो रही, ISS और हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये बोल रहा है कि दोनों लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित इनको किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 सही हैं। इसे ऑप्शन को देख लेते हैं। पृथ्वी के अत्यधिक करीब होने के कारण लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों को भूस्थैतिक उपग्रहों, भूस्थैतिक मतलब जियो स्टैटिस्टिकल ऑर्बिट, नहीं, इसका फुल फॉर्म होगा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। स्टेशनरी मतलब उसको स्थिर कर देता है, जो भी होता है पृथ्वी के सापेक्ष जस्ट ऊपर होता है, 0 डिग्री का कोण होता है, 35,786 किलोमीटर पर हाइट पर ये होता है सैटेलाइट। इसका परिक्रमण काल और पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है बराबर होता है 24 घंटे के आसपास, जिससे बिल्कुल उस बिंदु के स्थिर हो जाता है और उस बिंदु को लगातार ही देखता रहता है। ये होता है इसका पूरा सिस्टम। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो ये बोल रहा है कि पृथ्वी के अत्यधिक करीब होने के कारण लो अर्थ ऑर्बिट में भूस्थैतिक उपग्रहों की तुलना में धीमी गति से यात्रा करनी पड़ती है। ये बोला ये 35,786 पर जो सैटेलाइट हैं वो तीव्र गति से यात्रा करते हैं और जो लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं वो धीमी गति से। नहीं, ये गलत है पूरा। जितने पृथ्वी के करीब होंगे कक्षा उतनी ही गति तीव्र होगी। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएंगे, 1 और 2 सही। तो पूछा है कितने विकल्प सही हैं, तो 2 हो जाएंगे। यही सब लिखा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्यम पृथ्वी कक्षा मीडियम अर्थ ऑर्बिट का विश्व स्तर पर सबसे प्रमुख व्यावसायिक और सामरिक अनुप्रयोग निम्न में से किस प्रणाली में किया जाता है। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट का उपयोग किस लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो देखिए जितने भी आपके नेविगेशनल सैटेलाइट हैं, है ना, जो मैप वगैरह बताते हैं, जैसे GPS हो गया, ग्लोनास हो गया, चीन का बाइडू हो गया, है ना, और भारत का नाविक हो गया, ये सब का काम क्या होता है, नेविगेशन करना। और ये सारे सैटेलाइट आपके कहाँ पर होते हैं, मध्यम अर्थ ऑर्बिट में। और ये मध्यम अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई क्या होती है, 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, इसके ऊपर आपकी जो 35,786 पर पहुंच गए तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो, है ना। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी यही होती है, दोनों में केवल एंगल का अंतर होता है, GSO।
2200 से 2000 किलोमीटर की हाइट पर होती है आपकी लो अर्थ ऑर्बिट। तो इसमें जीपीएस वाले जो सैटेलाइट होते हैं वो इसमें होते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो एलईओ के ऊपर है और जीईओ के नीचे है, यानी कि 2000 से 35,786 किलोमीटर पर। इस कक्षा का उपयोग विशेष रूप से नेविगेशन उपग्रहों, ये सब उसके उदाहरण हैं, इनके लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भूतुल्यकालिक कक्षा यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और भूस्थितिक कक्षा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, इनके बीच मूलभूत वैज्ञानिक अंतर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले सारे ऑप्शन देख लीजिए। अब बताना है कि इनके बीच मूलभूत अंतर क्या है। तो देखो मूलभूत अंतर पर आए अगर, जैसा मैंने बताया था कि दोनों को अगर देखें तो पृथ्वी के सापेक्ष दोनों स्थिर होते हैं। दोनों की हाइट भी कितनी होती है? 35,786। बस अंतर क्या होता है कि जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो स्थिर कक्षा है ना, उसमें क्या होता है कि पृथ्वी के जस्ट ऊपर होता है, तो वो स्थिर दिखाई देता है एक बिंदु के रूप में। लेकिन जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है जीएसओ, इसमें क्या होता है, वो एक एंगल बना के रहता है जिससे वो 8 के फॉर्म में दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी से देखने पर जीईओ में स्थित उपग्रह आकाश में एक बिंदु पर बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है, जबकि जीएसओ उपग्रह भूमध्य रेखा के सापेक्ष झुकाव के कारण 8 के आकार में डगमगाता हुआ प्रतीत होता है। बस इतना अंतर है। हाइट दोनों की बराबर सेम होती है, स्थिर भी लगभग दोनों सेम ही होते हैं। बी सही हो जाएगा इसका। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगले उस पर चलते हैं। उच्च पृथ्वी कक्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हाई अर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है, यानी कि 35,786 के बाहर का। यह कक्षा हमेशा पूरी तरह से वृत्ताकार होती है। देखो वृत्ताकार तो कोई भी कक्षा नहीं होती है, पहली बात। एचईओ का उपयोग मुख्य रूप से सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। क्या इसका उपयोग होता है? कोरोना के अध्ययन के लिए हमने क्या किया था, लैग्रांजे बिंदु L1 L से लेके L5 तक, इस पर अपना आदित्य L1 छोड़ा था, है ना। तो एचईओ में उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल से अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 35,786 में उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है पृथ्वी का घूर्णन काल ये बराबर होता है। एचईओ इससे ऊपर की है तो इसमें क्या होगा, जितना हाइट पे जाएंगे उतनी ही स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी तो परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सी क्या है, सही है। यह ध्रुवीय कक्षाओं का ही उपनाम है। तो ध्रुवीय कक्षाएं मैंने बताई थी। ध्रुवीय कक्षाएं क्या होती हैं आपकी, लो अर्थ ऑर्बिट में होती हैं, खासतौर से 600 से 800 किलोमीटर के बीच में। तो इनका उपनाम नहीं है, इनका एक उपनाम है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, जिसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजे जाते हैं। इसी में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी भेजे जाते हैं यूएस। इसी कक्षा के लिए पीएसएल भी बना है। आगे चलते, सी हो जाएगा इसका। हाँ, ये बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी एक कंस्ट्रक्टिव वे में हो, हमेशा आपके पास करने को कुछ हो और इतना मटेरियल हो कि हाँ सफिशिएंट हो, एक अच्छी समझ भी बने, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद उसी के अंदर ऑप्शन आएंगे ऑल कोर्सेज के या फिर स्टोर ऑप्शन, किसी पर भी क्लिक करोगे बैच दिख जाएगा, वहीं से परचेज करके टेलीग्राम नंबर पर। स्लिप से क्या होगा, आप टेलीग्राम नंबर पर भी जुड़ जाओगे। बाकी बैच तो आपका ऐप पर ही है, जैसे ही पेमेंट करोगे ऐप पर ओपन हो जाएगा। बाकी शेयर जरूर करें, जो भी पर्सन तैयारी कर रहे हैं इसकी लोअर की, उस तक आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्रुवीय कक्षा और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के परस्पर संबंधों पर विचार करना। अभी जस्ट मैंने बताया इसके बारे में। अब इसमें पूछा क्या गया, पहले मैं वो देख लेता हूँ। इसमें पूछा गया कौन कितने कथन सही हैं। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है पूरा वही। तो इसमें आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो पहला, सभी ध्रुवीय कक्षाएं सूर्य तुल्यकालिक नहीं होती। ये बिल्कुल सही है। जितनी भी ध्रुवीय कक्षाएं होती हैं सारी सूर्य तुल्यकालिक नहीं होती हैं। ठीक है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा एसएसओ जिसे बोला जाता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट,
इसमें स्थापित एक उपग्रह पृथ्वी के दिए गए अक्षांश को हर बार एक ही स्थानीय सौर समय पर पार करता है। ये भी सही है, स्थिर हो जाता है तो एक ही समय पर एक स्थान को ये बार बार पार करता है, जिससे क्या तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। सुदूर संवेदन जो उपग्रह हैं इनको मुख्य रूप से एसएसओ में स्थापित किया जाता है, क्योंकि यह सतह की छवियों के लिए समान प्रकाश व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। ये भी अभी जस्ट मैंने बताया था कि जितने भी अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट हैं या जितने रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग क्या हो गया, सुदूर संवेदन, इनको एसएसओ में सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसलिए स्थापित किया जाता है कि सेम समय पर ये उपग्रह सेम बिंदु के ऊपर से गुजरता है। इससे आज 12 बजे गुजरा, कल फिर से 12 बजे गुजरेगा, तो ये क्या है, अंतर कर पाएगा कि आज कितनी धूप थी, आज आर्द्रता 12 बजे कितनी थी, किस प्रकार की और चीज़ें थी और कल कितनी थी। इससे जो परिवर्तन होते हैं उनका पता लग जाता है। आगे चलते हैं, तो इनमें से क्या है, तीनों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि इसरो का उद्देश्य एक ऐसा उपग्रह लॉन्च करना है जो भारत भर में निर्बाध टेलीविजन प्रसारण, मौसम की निरंतर लाइव ट्रैकिंग जैसे चक्रवात की चेतावनी प्रदान कर सके, तो इस उपग्रह को किस कक्षा में स्थापित किया जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर देखो, निर्बाध टेलीविजन का प्रसारण चाहिए, मौसम की निरंतर लाइव ट्रैकिंग चाहिए, तो ऐसी कक्षा होनी चाहिए जो निरंतर स्थिर हो। स्थिर कक्षा कौन सी होती है? GEO, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, 35,786 किलोमीटर हाइट पर इसमें स्थापित कर। तो कहाँ है ये कक्षा? GEO। DTH प्रसारण और मौसम की निरंतर ट्रैकिंग के लिए आवश्यक है कि उपग्रह के एंटीना हमेशा पृथ्वी के एक ही हिस्से की ओर केंद्रित रहें। यह तभी संभव है जब वह GEO में स्थापित किया जाए। भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। अब जितने भी आपके लॉन्च व्हीकल हैं वो आ गए इसको। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के बारे में बोल रहा है। भारत का पहला स्वदेशी प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था जिसने रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। बिल्कुल सही है, ये आप लोगों को पढ़ाया जा चुका। अगले ऑप्शन में आप लोग देखिए, दूसरा बोल रहा है ASLV। इसका अगला एडवांस वर्जन था जिसे बोलते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मुख्य रूप से भूस्थितिक कक्षा में संचार उपग्रहों को भेजने के लिए विकसित किया गया। क्या ऐसा सही है? भूस्थितिक कक्षा का नाम क्या है? जियो स्टैटिक अर्थ ऑर्बिट, है ना। इसमें जो भी सैटेलाइट भेजे जाएंगे वो कौन भेजेगा? GSLV, उसका नाम ही है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका नाम है GSLV का। और वो बना ही इसके लिए, अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए। जितने भी शुरुआती बने थे, चाहे वो SLV-3 हो, चाहे ASLV हो, चाहे आपका PSLV हो, सब बने थे लो अर्थ ऑर्बिट के लिए। तो क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगले उस पर आते हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की तकनीकी विन्यास और ऐतिहासिक सफलताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें से फिर बताना है आपको कि कितने कथन सही हैं। PSLV की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? पहला देख लेते हैं। भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, तो मैंने बताया पहला कौन सा था आपका? SLV-3। दूसरा क्या था? ASLV दूसरी पीढ़ी, और तीसरा क्या है? PSLV। तो तीसरी पीढ़ी वाला तो सही हो गया। यह तरल चरणों का उपयोग करने वाला पहला भारतीय यान था। ये गलत है। जो शुरुआत में भी हमने बनाए थे वो भी क्या थे? तरल वाले ही थे। नहीं नहीं, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना क्योंकि ये मिक्स हो गया है मिसाइल टेक्नोलॉजी से। जो शुरुआती मिसाइल टेक्नोलॉजी थी वो हमारी तरल वाली थी। जो पहला रॉकेट इंजन था हमारा SLV-3 वो ठोस वाला था। ठीक है। तो इसके बाद जो बना था, तो इस वाले में आपका ठोस के साथ तरल था, ठोस प्लस तरल। तो तरल वाला ये पहला था, PSLV। इसने भारत के चंद्रयान-1 और मंगलयान दोनों मिशनों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ये भी सही है। जो चंद्रयान-1 है और मंगलयान है, ये दोनों PSLV से लॉन्च किए गए थे। लो अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च किए गए थे, बाद में इनकी कक्षाएं चेंज की गई। ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, इसमें
तो इस जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है जीटीओ, वो आपकी 250, एक सिरा उसका ऐसे होता है, देखो पृथ्वी है और ये हो गई जीटीओ, तो इधर इसकी जो दूरी है वो केवल 250 है, लेकिन इधर कितनी है 35,786। तो यहाँ पर हमने लॉन्च कर दिया था पीएसएलवी से, फिर ये जाके जैसे ही पास में गया दूसरी कक्षा से जहाँ मिल रहा था वहाँ पर हमने क्या है कक्षा ट्रांसफर कर दी थी इसकी। ऐसे ही करते करते हम इसको लेके गए थे मंगलयान को, कहाँ, मंगल की कक्षा में। तो इसके क्या हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे, सभी तीन सही। आगे चलते हैं। पीएसएलवी की पेलोड क्षमता को मिशन की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने के लिए इसरो द्वारा किस विधि का उपयोग किया जाता है। कि अलग अलग, सपोज करो कोई 1000 किलोग्राम का है तो उसको भी भेजना है सैटेलाइट को, कोई 1500 है, कोई 1700 तक है पीएसएलवी की जो लिमिट होती है। ठीक है, तो इसकी अलग अलग क्षमताओं के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा कि जो बूस्टर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्ट्रैप ऑन मोटर्स, वो अलग अलग यूज कर लेते हैं। तो रॉकेट के बाहरी हिस्से में लगाए जाने वाले ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स जिसे बोला जाता है बूस्टर्स, इनकी संख्या को कम या बढ़ा दिया जाता है। जैसे कोर अलोन में केवल 0 कोई बूस्टर नहीं होता है, कोर होती है। एक्सेल में 6 बूस्टर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी हैं, तो बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका मार्क 3 जो था जिसे बाहुबली बोला जाता था, उसी का नाम बदल के अब क्या कर दिया, LVM-3। तो ये मार्क 2 की बात कर रहे हैं। इसके जितने भी प्रणोदन चरण हैं, हालांकि मार्क 2 और मार्क 3 दोनों के प्रणोदन चरण सेम हैं, इनका सही संरचनात्मक क्रम क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें ठोस चरण होता है, 3 चरणों में ये पूरा रॉकेट होता है। सबसे नीचे होता है ठोस, बीच में होता है तरल, सबसे आखिरी स्टेज होती है क्रायोजेनिक। तो क्या हो जाएगा, ठोस तरल क्रायोजेनिक। ये सारी जानकारी दी, इसे देख लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जीएसएलवी मार्क 3 इसका पहले नाम था, अब नाम क्या है, LVM-3। हाल ही में इसने, आप लोगों को कमेंट में बताना, एक सैटेलाइट भेजा जिसका वजन था 6100 kg, वो भेजा है, विदेशी सैटेलाइट था लेकिन लॉन्च किया गया LVM-3 से, जिसे पहले जीएसएलवी मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। बताइए कौन कौन से कथन इसमें से क्या पूछा गया है, वो देख लेते हैं पहले। कितने कथन सही हैं, तो इन तीनों में से कितने कथन सही हैं, एक सही है कि दो सही हैं कि तीनों सही हैं। तो इसरो का सबसे भारी लिफ्ट क्षमता वाला प्रक्षेपण यान है जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जीटीओ की बात कर रहा है। इसमें 4 टन और लो अर्थ ऑर्बिट में 10 टन तक का पेलोड ले जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसमें 2 ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स, यानी कि 2 सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े बूस्टर्स इसमें लगे होते हैं, जिनका नाम है S-200, जो 200 किलो न्यूटन इसका थ्रस्ट प्रदान करता है एक बूस्टर। एक तरल कोर चरण होता है, यानी पहले 2 ठोस, फिर तरल और लास्ट में क्रायोजेनिक, बिल्कुल सही है। इसी यान का उपयोग हम करेंगे गगनयान में, और इसे हमने क्या, ह्यूमन रेटेड LVM-3 का नाम दिया है। तो ए भी सही है, तो तीनों सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, अब आखिरी यान जो अभी बन रहा है, इसके बाद NGLV बनना है ना, वो तो विकास के क्रम में है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से आपको बताना है क्या क्या शामिल है, इसके विकास के प्राथमिक रणनीतिक कारणों में क्या क्या शामिल है। तो इसके विकास का कारण क्या है, जो छोटे छोटे उपग्रह होते हैं, इसका नाम ही है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये 500 kg तक के जो सैटेलाइट हैं इनको लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है, जिससे खर्चा कम हो जाएगा। इसको बनाने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा, वैसे 70 दिन का समय लगता है रॉकेट को बनाने में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो नैनो और माइक्रो उपग्रहों के वाणिज्यिक बाजार पर कब्जा करने के लिए लॉन्च ऑन डिमांड क्षमता और त्वरित संयोजन प्रदान करना, ये इसका मेन उद्देश्य। बाकी ये जानकारी दी गई है। अगले उस पर आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रणोदन चरणों की संरचना और इसरो यानों के किस प्रकार से ये भिन्न है, ठीक है, अन्य इसरो यानों से। तो इसमें क्या होता है, पहले 3 चरण इसके ठोस होते हैं, सॉलिड। फिर लास्ट में जो अंतिम चरण होता है उसके द्वारा उपग्रहों को सटीक कक्षा में डालने के लिए
एक तरल वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, इस चरण का उपयोग किया जाता है। तो ये बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। जैसा कि मैंने बोला है कि आपकी ऐसे ही क्लासेज अब जैसे ही टाइम मिलेगा आती रहेंगी, जिससे कि एमसीक्यूज फॉर्म में भी आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाए। बाकी बैच की जानकारी है ही, शेयर जरूर करें अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही। प्लस अगर आप चाह रहे हो कि सच में आप कंपटीशन में रहें तो ध्यान रखें कि आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।